हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ये टॉपिक हैं ये आपके यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे शेयर करते रहिए। चाहे तो आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अब हम व्हाट्सएप पर भी हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक। अब देखिए, अपवर्तनांक के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक तल है। अब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर रेखा खींच ली कुछ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं हम कि ये आपका हो गया है विरल माध्यम और ये आपका है सघन माध्यम। अब जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका झुकाव किधर होता है? उसका झुकाव होता है अभिलंब की ओर, यानी कि प्रकाश किरण की दिशा कुछ इस तरफ हो जाती है आपतित होने के पश्चात। अब यहाँ पर हमें अपवर्तनांक बताना है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक माध्यम ये था और दूसरा माध्यम ये था, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारी प्रकाश किरण थी उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे अपवर्तनांक, जब हम किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का व्यक्त करेंगे। यानी कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको व्यक्त करेंगे n से, और n बराबर क्या होगा? n2/n1। क्या होगा? n बराबर n2/n1। आइए चलिए पढ़ लेते हैं कुछ अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक, जब कोई प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कहाँ देखा है? चित्र में देखा है। इन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब यहाँ से आपको ये डिफिनीशन जो है ये याद भी करनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आपको अभी हमने बताया है कि अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो वो होता है आपका n, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि n21 बराबर n2/n1। और इसे जो है आप याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहीं से बनने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए अपने चित्र में, जब प्रकाश किरण आपतित हो रही थी तो इसने इस अभिलंब से कोई कोण बनाया था। तो ये था आपका आपतन कोण I, ठीक है। और उसके बाद जब अपवर्तित होने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो उसने एक कोण बनाया था इस प्रकाश किरण ने, उसको हमने व्यक्त किया R से। यहाँ पर जब हम इसे अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम लिखेंगे कि n बराबर साइन I बटे में साइन R, या फिर हम क्या लिख सकते हैं
कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे में साइन आर। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आई क्या है और आर क्या है, हमने अपने चित्र में देखा है। जो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये कोण है, ये क्या है आई है, और जो ये कोण है ये आर है। ये कौन सी किरण है, ये आपकी है आपतित किरण, आपतित किरण है। और ये किरण कौन सी है, ये है आपकी अपवर्तित किरण। ठीक है, और हमें कोण आई कोण आर पता ही है। ये हमारा विरल माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका काम क्या है, ये फॉर्मूले नोट करना और अच्छे से समझना, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वे यहीं से ही पूछे जाएंगे। अब बताइए निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए, अगर प्रथम माध्यम की हम बात करें, कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आ रही है और उसका जो प्रथम माध्यम है वो कैसा है, वो है आपका निर्वात या वायु, निर्वात या वायु। ठीक है, तो जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको पहले माध्यम के सापेक्ष हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब इसको हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में, निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल बटे में क्या लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसके जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप समझ गए होंगे। जब भी आपसे आएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ याद करने वाली क्या चीज़ है कि प्रथम माध्यम क्या माना जाता है, निर्वात या वायु। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए, जैसे हमने आपको भी बताया है कि किसी भी कोई भी अपवर्तनांक अगर होगा, ठीक है, और उसमें प्रकाश की चाल से अगर हमको संबंध निकालना है तो वो हम क्या, वहाँ पर क्या होगा, वो होगा आपका निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर। अभी हमने आपको पीछे लगाया, जिसको हमने क्या बोला है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है, तो n बराबर c अपॉन v। यहाँ पर n क्या है, n आपका अपवर्तनांक है, c आपका क्या है, प्रकाश की चाल है, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे c आपका क्या है, निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और v आपका क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल याद रहेगा आपको। n बराबर c अपॉन v। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध आपने जान लिया। चलिए आगे देखते हैं। आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन। देखिए, हम यहाँ पर एक आयताकार कांच की झिल्ली ले लेते हैं, जो कि किस तरह है, जो कि एक वर्ग के रूप में है। अब अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण
आपतित हो रही है, कुछ इस तरह। ठीक, इसको थोड़ा सही करते हैं। कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है। यहाँ पर जो आपका माध्यम होगा वो कैसा माध्यम होगा? वो आपका ये एक विरल माध्यम है, ये आपका एक सघन माध्यम है, और यहाँ पर वायु है तो ये भी आपका क्या होगा? विरल माध्यम होगा। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे कुछ इस प्रकार। अब हमको पता है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसका झुकाव किधर होगा? अभिलंब की ओर हो जाएगा। और अगर झुकाव उसका अभिलंब की ओर होगा तो यानी अपवर्तित होने के बाद उसकी दिशा कुछ इस तरह हो जाएगी। इसको थोड़ा सही करते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण ने प्रवेश किया। उसके बाद सघन से कहाँ जा रही है? विरल की ओर जा रही है। जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो हमको पता है कि प्रकाश किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमारा काम क्या होगा? पहले तो अभिलंब खींचना। अभिलंब से दूर यानी कि इसकी दिशा कुछ इस तरह हो जाएगी। अभिलंब से दूर तो इसी दिशा में जाएगी। थोड़ा सा इसको सही किया जाता है इस प्रकार कुछ। अब अगर ये अभिलंब से दूर हो गई है तो हम देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रकाश किरण इस पे सबसे पहले आपतित हुई थी उसकी दिशा, और जो निर्गत प्रकाश किरण है यानी कि ये निर्गत प्रकाश किरण है इसकी दिशा, हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें क्या हैं? आपस में क्या हो जाती हैं? आखिरी में समांतर हो जाती हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ क्या आ जाती है? दूरी आ जाती है, और इस दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। जो ये डिस्टेंस है, जो इनके मध्य क्या है? ये एक दूरी है। इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। देखा आपने क्या कि विरल माध्यम से पहले प्रवेश हुआ प्रकाश किरण का सघन माध्यम में, और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आपतित हुई है तो हमने देखा है कि इनके बीच में कुछ दूरी का अंतर आ जाता है। इसको हमने क्या बोला है? पार्श्विक विस्थापन बोला है। अब आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन किरण अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच की झिल्ली से गुजरती है तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। अब यही हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए, फिर से एक बार चित्र को देखिए। ये आपकी कौन सी किरण है? ये है आपकी, ये जो है ये है आपकी आपतित किरण। ये आपकी है आपतित किरण। ठीक, और ये आपकी क्या है? ये है आपकी निर्गत किरण। अब यहां हमने देखा कि निर्गत किरण और आपतित किरण क्या है? एक दूसरे के, ये आपकी निर्गत किरण और ये आपतित किरण आखिरी में समांतर हो गई, लेकिन इनके बीच में कुछ अंतर आ गया। किसका? दूरी का। और इस दूरी को हमने क्या बोला है? पार्श्विक विस्थापन। अब जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ठीक है, लिख के आता है कि आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन को समझाइए, तो आपको यही जो 4 लाइनें हैं यही लिखना है, और इसके अलावा आपको क्या है, जो हमने चित्र बनाया है वो बना के आना है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि आप पार्श्व विस्थापन के बारे में समझाइए, तो पार्श्व विस्थापन के बारे में हम यही समझाएंगे जो हमने आपको भी बताया है। याद रहेगा आपको? तो अगर अभी तक
किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, आप शेयर करिए। शेयर करने का माध्यम क्या है आपके पास? एक तो हमारे पास ये टेलीग्राम है, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हम उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तो शेयर तो हमें करना ही करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब कर देगा। PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।